नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूषण कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि भूषण रीतिकाल के जो नियम थे, रीतिकालीन परंपरा थी, रीतिकाल के कवि होते हुए भी उन्होंने उस परंपरा से हटकर अलग काव्य रचना की। रीतिकाल में सभी कवियों ने लगभग श्रृंगार रस को प्रधान माना। श्रृंगार की प्रधानता रही सभी के काव्य में। मुख्य विषय श्रृंगार ही रहा, नायक नायिका वर्णन रहा। परंतु कवि भूषण ने उस समय भी जो राजा या जो जनता अपने अधिकारों को भूल गई थी, अपने कर्तव्यों को भूल गई थी, उसे जगाने का कार्य किया। राष्ट्रीय चेतना लाने वाले कवि उस काल में भी, जब चारों तरफ केवल विलासिता और मनोरंजन के लिए ही कविता हो रही थी, ऐसे समय में कवि भूषण ने एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जनजागरण का काम किया। इनकी कविता ने ये कई सारे राजाओं के आश्रय में रहे और इनकी कविता से प्रसन्न होकर चित्रकूट के राजा रुद्रदेव शाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। और इनका भूषण जो उपाधि थी वो नाम के रूप में ही प्रसिद्ध हो गया। इतना प्रसिद्ध हुआ कि इनका वास्तविक नाम तक लोगों को नहीं पता है। शिवाजी और छत्रसाल जैसे राजाओं के आश्रय में रहे और उनकी प्रशंसा के कई कवि राजाओं के आश्रय में, रीतिकालीन कवियों ने अपने जीवन का आधार ही बना रखा था। जो जीविकोपार्जन थी वो राजाओं के आश्रय में रहकर ही करते थे रीतिकालीन कवि। परंतु भूषण ने आश्रय में रहते हुए भी अगर प्रशंसा की गीत, प्रशंसा की कविताएं लिखी हैं तो शिवाजी और छत्रसाल, जिनकी वीरता का लोहा पूरा देश, पूरा विश्व मानता था। तो आइए कवि भूषण के बारे में, इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें अगर आप इस पूरे वीडियो को सुन लेंगे तो निश्चित ही आपको ये जीवन परिचय याद हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हम कोई जीवन परिचय लिखते हैं, पिछले कई वीडियो में आपको मैंने बताया है, बहुत सारे पाठ के वीडियो आपको दिए हैं जीवन परिचय के, गद्य के, काव्य के। तो उस कवि या लेखक का हम सबसे पहले वर्णन सूक्ष्म में करते हैं, प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से उसके जीवन को हम दर्शाते हैं। तो इनका सूक्ष्मावलोकन देखते हैं। जन्म, संवत व स्थान। जन्म सन है, ये संवत नहीं है। जन्म सन, जन्म सन व स्थान। सन 1613 ईस्वी, तिकवापुर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में, आजकल ये जो जगह है तिकवापुर गांव, ये घाटमपुर तहसील में आता है। पिता का नाम इनके रत्नाकर त्रिपाठी। मृत्यु उनकी 1705 और 1715 है, यहाँ पर गलत प्रिंट है, ये 1715। ग्रंथ शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। वर्ण विषय, जिसे हम भाव पक्ष कह सकते हैं, शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन। भाषा और शैली, छंद, रस, ये हमें हेडिंग डालनी है कला पक्ष में। यहाँ तक कला पक्ष। कला पक्ष में हम लिखेंगे भाषा, ब्रज भाषा, जिसमें अरबी, फारसी। इनकी भाषा शुद्ध ब्रज नहीं कह सकते हम, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा नहीं है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली के शब्द मिले हैं। व्याकरण की अशुद्धियाँ भी हैं, जिससे कुछ शब्द बिगड़ गए हैं। शैली में इन वीर रस, ओजपूर्ण। अगर हम पूरे हिंदी साहित्य की बात करें तो भूषण को पहला राष्ट्र कवि कहा जाता है, पूरे हिंदी साहित्य की बात करें तो। और आधुनिक काल में दिनकर जी को कहा जाता है। ठीक है।
छंद इन्होंने मुख्यतः कवित्व और सवैया छंद में लिखा। इनकी रचनाओं में प्रधानता वीर रस, भयानक रस, क्योंकि वीर रस के कवि हैं तो वीर रस के साथ साथ वीर के जो सहयोगी रस हैं, भयानक, विभस, रौद्र और कहीं कहीं श्रृंगार, ये वीर का सहयोगी कहीं पर होता है, बहुत कम। अधिकतर भयानक, जब युद्ध का वर्णन होगा, युद्ध वीरता का वर्णन करेंगे तो वहाँ पर भयानक, विभस और रौद्र ही आएगा। श्रृंगार रस की जो शब्दावली है वो कोमल हो जाती है, कोमल पदावली, माधुर्य गुण आ जाता है, और बाकी इन रसों में ओज गुण होता है। तो ओज के साथ साथ माधुर्य का समन्वय बहुत कहीं कहीं पर देखने को ही मिला है इनकी रचनाओं में। तो श्रृंगार को हम अलग ही रखेंगे। मृत्यु मैंने ऊपर आपको कहा था वो गलत छप गया था, 1713 ईस्वी, इनकी मृत्यु सन 1713 ईस्वी में। साहित्य में स्थान रीतिकाल में वीर रस के अद्वितीय कवि। पहले ही आपको बताया कि रीतिकालीन परंपरा से हटकर इन्होंने काव्य रचना की वीर रस में, श्रृंगार को छोड़कर वीर रस में। श्रृंगार यहाँ से नहीं आएगा। जीवन परिचय विस्तार से देखते हैं। कवि भूषण का जन्म संवत 1670 या सन 1613, संवत में से हम 57 वर्ष घटा देंगे तो सन निकल आएगा। कानपुर जिले के तिकवापुर, जिसे त्रिविक्रमपुर कहा जाता था, इनके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी संस्कृत के महान विद्वान और ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। भूषण का वास्तविक नाम क्या था इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। एक दोहे से विदित होता है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। इतिहास के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी। कदाचित कालांतर में ये भूषण नाम से इतने विख्यात हुए कि इनका वास्तविक नाम ही विलुप्त हो गया और किसी ने जानने के लिए अब ज़रूरत भी नहीं समझी। इनके जीवन का आरंभिक चरण अकर्मण्यता से ग्रसित था, मतलब आलसी प्रवृत्ति के थे, कुछ कार्य ना करना स्वभाव था इनका शुरू में। परंतु भाभी की एक कटु व्यंग ने इनका जीवन बदल डाला। ये मर्माहत हो घर से निकल गए। वो व्यंग क्या था, कटु व्यंग, मैं आपको बता दूं, यहाँ किताबों में नहीं लिखा मिलता है कि एक बार इन्होंने, इनके भाई मतीराम भी बहुत अच्छे एक लेखक हुए, कवि हुए हैं रीतिकाल के, और इन्होंने भाभी से नमक मांगा। खाने में नमक कम था तो नमक मांगा, तो उन्होंने एक ताना दिया, व्यंग किया कि कभी कमाया है नमक। बस वो बात इतने लग गई इनको कि उस समय घर छोड़ दिया, निकल गए घर से और कहकर निकले कि जब नमक कमा लूँगा तभी नमक खाऊंगा। और उसके बाद इन्होंने काव्य रचना आरंभ की और वो काव्य रचना राजाओं की प्रशंसा में लिखी, तो वहीं से इनको आजीविका का साधन मिल गया। और फिर आगे बढ़ते रहे, जैसे जैसे बढ़ते रहे वैसे वैसे वीर राजाओं के संपर्क में आते गए और इनकी भाषा भी, इनकी कविताओं में भी वही भाव देखने को मिलने लगा। और यहाँ तक कहा जाता है कि एक ये लोक कथाएँ हैं कि इन्होंने बाद में उस समय जब 10 रुपये की भी कीमत बहुत थी, उस समय इन्होंने 1 लाख रुपए का नमक भाभी के पास भिजवाया था बाद में। अब ये कहाँ तक बात सही है या गलत है मुझे नहीं पता, कहीं कहीं लोक कथाओं में मैंने पढ़ा है तो इसलिए मैंने आपको बताया। ये कहाँ गए, कैसे रहे, इसका कुछ पता नहीं चलता। जब 10 वर्षों बाद ये लौटे तो पांडित्य एवं कवित्व शक्ति का पर्याप्त विकास हो चुका था, जिसका राज्याश्रयों में उत्तरोत्तर विकास होता रहा। ये कई राज दरबारों में रहे परंतु इन्हें संतुष्टि ना मिली। अंत में मनोवांछित, क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव, जो उसकी अंतरात्मा कहती है, जब तक वो नहीं मिलता तब तक व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है। बहुत सारे राजाओं के आश्रय में रहे, पर अंततः इन्हें जब वीर शिवाजी और छत्रसाल मिले, तब इन्हें जब पर्याप्त सम्मान मिला, वो जिस सम्मान के ये भागीदार थे, हकदार थे, तब इन्हें संतुष्टि मिली। सन 1772 या कह सकते हैं सन 1715 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक सेवाएं इनकी। भूषण मध्य युग के वीर रस के कवि हैं। विलासिता और परतंत्रता के युग में, देखिए वही बात आ गई ना कि जिस समय पूरा कवि समाज, बाकी जनता के साथ साथ कवि समाज भी
विलासिता और परतंत्रता में डूबा था। ऐसे समय में इन्होंने स्वतंत्रता, ओजस्विता, तेजस्विता और राष्ट्रीयता के स्वर को हम भूषण के मुख से ही सबसे पहले सुनते हैं। अपने समकालीन कवियों की तरह भूषण ने विलासी आश्रयदाताओं के मनोरंजन के लिए श्रृंगारी काव्य की रचना न करके वीरोपासक मनोवृत्ति के अनुकूल अन्याय और संघर्ष के दमन में तत्पर ऐतिहासिक महापुरुष शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर नायकों को अपनी ओजस्वी कविता द्वारा लोमहर्षक गुणगान किया। लोमहर्षक, हृदय से गुणगान कह सकते हैं, आज सबको प्रसन्न करने वाला। यद्यपि वे अपने युग की लक्षण ग्रंथ परंपरा तथा प्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त नहीं थे, जो उस समय प्रवृत्ति थी उससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए, तथापि जाति और राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त, जाति का तात्पर्य यहाँ पर इनका कहना था कि हिंदू जाति को, हिंदू समाज को अपने जो गुण हैं, जो अपने अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनको नहीं भूलना है। केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी नहीं भूलने हैं। सच तो यह है कि भूषण हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। भारत माता के अमर पुत्र छत्रपति शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला जैसे लोकोपकारी महापुरुषों के चरित्र गायन में ही इन्होंने अपने जीवन को सार्थक समझा। इन्हीं महापुरुषों की दानशीलता, युद्धवीरता, दयालुता, धर्म परायणता का कवि भूषण के द्वारा उदात्त चित्रण किया गया है। इन्हीं चरित्र नायकों के शौर्य वर्णन या वीर रसात्मक उद्गार का अर्थ शब्द विशाल भारतीय जनता की संपत्ति हैं। अब इसके बाद इनकी रचनाएं देखते हैं और भाषा शैली। भूषण की कीर्ति के आधार स्तंभ इनके 3 काव्य ग्रंथ हैं। शिवराज भूषण, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, शिवाभावनी और छत्रसाल दशक। इसके अतिरिक्त इनकी और 2 रचनाएं बताई जाती हैं, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, परंतु इनका कहीं भी प्रमाण पुष्ट नहीं मिलता है। 3 रचनाएं इनकी जो हैं ये प्रमाणित हैं, प्रामाणिक रूप से पाई जाती हैं। भाव पक्ष, इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताओं में 2 विशेषताएं होती हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में हम देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना। हेडिंग आपको लिखनी है केवल, ये पॉइंट्स में बिंदुवार केवल, बाकी समझने के लिए लिखा गया है। भूषण के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उनकी राष्ट्रीयता है। यद्यपि रीतिकाल के अन्य कवियों की भांति ये भी राज्याश्रित कवि थे और इन्होंने भी अपने आश्रयदाताओं की यशोगान किया है, तथापि इनकी मनोवृत्ति उनसे भिन्न रही है। इन्होंने वीर छत्रसाल शिवाजी को हिंदू संस्कृति के रक्षक के रूप में देखा, इसलिए उन्हें अपने काव्य का नायक बनाकर उनकी प्रशस्ति की। प्रशस्ति का अर्थ है वीरता के गान गाना, उनकी प्रशंसा करना। भूषण की कविताओं ने उस समय संपूर्ण राष्ट्र को चेतना प्रदान की। इनकी रचनाओं की यही विशेषता इन्हें राष्ट्र कवि कहने के लिए बाध्य करती है। युद्ध में छत्रसाल की बर्छी तक का ये वर्णन करते हैं, बर्छी तक का इतना अच्छा वर्णन करते हैं, कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में भी है, आपको पढ़ाया जाएगा। भुज भुजगेश की वह संगिनी भुजंगिनी सी खेद खेद खाती दीह दारुण दलन के। देखिए अलंकारों का कितना सुंदर वर्णन है और बर्छी का कितना सुंदर। बर्छी को इन्होंने जैसे नाग के साथ नागिन हमेशा साथ में रहती है, वैसे ही छत्रसाल की बर्छी को नागिन के समान बता दिया है, जो दुश्मनों के दलों को खदेड़ खदेड़ कर खाती है। भूषण ने शिवाजी छत्रसाल की वीरता का वर्णन युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, अपितु वीरता के जो भेद हैं, वीरता के भेद होते हैं, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर, तो चारों क्षेत्रों में वर्णन किया है। वीर रस के साथ साथ रौद्र एवं भयानक रसों का भी वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। विभत्स रस युद्ध स्थलों पर अपने आप ही आ जाता है, स्वतः आ जाता है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस के कई छंद मिलते हैं, पर उनमें वह सौंदर्य नहीं जो वीर रस के पदों में है। भूषण की कविता ओज गुण की साक्षात मूर्ति है। कला पक्ष की विशेषताएं। भूषण का कला पक्ष इतना उच्च कोटि का है कि उनके भाव पक्ष और कला पक्ष में से कौन बढ़कर ये कहना कठिन हो जाता है कि भाव पक्ष ज़्यादा इनका अच्छा है, मजबूत है, या कला पक्ष अधिक प्रभावशाली है, ये कहना मुश्किल हो जाता है। भाषा, भूषण की भाषा में इतनी व्यंजकता करते एक एक शब्द में कई कई अर्थ छिपे हुए हैं। ओजस्विता है, वीरता भरने वाला भाव है, उसमें वीर रस की गर्जन सुनाई पड़ती है। इंद्र जिमि जम्ब पर, बाडल सुअंब पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। ये बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने किया है।
भूषण के काव्य में जो भाषा है, ब्रज भाषा, वो पूरी तरह शुद्ध साहित्यिक नहीं है। उसमें बुंदेलखंडी, अवधी, जहाँ जहाँ ये रहे वहीं वहीं के शब्द इनकी भाषा में मिलते गए। तत्कालीन अरबी और फारसी शब्दों का भी योग है। ब्रजभाषा के अन्य कवियों की भांति इन्होंने इच्छानुसार तोड़ मरोड़ एवं शब्द गढ़ने की प्रवृत्ति भी इनमें दिखाई देती है। भूषण ने लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग द्वारा भाषा एवं भाव में चमत्कार उत्पन्न किया है। अलंकारों में उत्प्रेक्षारूपक, उपमा, यमक, व्यतिरेक, व्याज, स्तुति, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से हुआ है। यमक का देखिए, बहुत बार आपने सुना होगा ये उदाहरण, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। तो बहुत सुंदर यमक अलंकार का उदाहरण है ये। शब्दालंकारों के समावेश के चक्कर में इन्होंने शब्दों की तोड़ मरोड़ अवश्य की है, जिससे इनकी भाषा क्लिष्ट हो गई, कठिन हो गई थोड़ी सी, परंतु इनकी भाषा में ओज और प्रवाह निरंतर बने हैं। जैसे कि देखिए, पक्षी पर छीने, यहाँ पर भी यमक अलंकार है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। शैली, भूषण की शैली अति प्रभावोत्पादक, चित्रमय, ओजपूर्ण, ध्वन्यात्मक, बहुत सशक्त है। इनकी शैली युद्ध वर्णन में प्रभावपूर्ण, ओजस्विनी, दानवीरता, धार्मिकता के चित्रण में प्रसाद युक्त है। साहित्य में स्थान, भूषण की कविता भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ है तथा हिंदी के वीर रसात्मक काव्य में अद्वितीय स्थान की अधिकारिणी है। तो ये भूषण का जीवन परिचय। आप कम से कम 2 बार 3 बार वीडियो को सुनिए, पूरा सुनिए ध्यान से, बिना स्किप किए। निश्चित आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और कभी नहीं भूलेंगे, परीक्षा तक में आप नहीं भूलेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो 2 बार 3 बार सुन लिया तो इस वीडियो को आप जैसे मैंने बताया है उस कहानी की तरह आपको ये याद हो जाएगा और परीक्षा में बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकेंगे। धन्यवाद।